क्या अमीर बनना सिर्फ किस्मत का खेल है या इसका कोई पक्का फॉर्मूला भी होता है? चलिए आज अमीर बनने के 13 पक्के तरीके इस किताब के सबसे जरूरी सबक को समझते हैं और देखते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि वित्तीय आज़ादी तक का ये सफ़र आखिर दिखता कैसा है। तो चलिए किसी भी फॉर्मूले या प्लान पर जाने से पहले सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं, आखिर धन का असली मतलब क्या है? सोचिए, जब तक मंजिल ही पता न हो तो सफ़र शुरू कैसे होगा, है ना? ये सिर्फ बैंक बैलेंस का कोई नंबर नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज़्यादा गहरी और पर्सनल बात है। तो इस सफ़र का पहला कदम है अपनी सोच बदलना। जरा सोच कर देखिए, अगर कोई बिना मंजिल तय किए गाड़ी चलाना शुरू कर दे तो कहाँ पहुंचेगा? कहीं नहीं, बिल्कुल। अमीर बनने का सफर भी ठीक वैसा ही है। जब तक ये साफ ना हो कि पहुंचना कहाँ है, तब तक सही रास्ता मिल ही नहीं सकता। और पता है, ये देखना कितना दिलचस्प है कि धन का चेहरा हमेशा से कैसे बदलता रहा है। कभी एक तेज भाला धन हुआ करता था तो कभी गाय बैल, और आज ये सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाला एक डिजिटल डेटा है। इसका साफ मतलब क्या है? मतलब ये है कि धन बनाने के तरीके भी बदल चुके हैं और कामयाब होने के लिए हमें भी इन नए तरीकों को समझना ही होगा। तो फिर असली दौलत है क्या? क्या सिर्फ पैसा इकट्ठा करना? नहीं, किताब के मुताबिक सच्चा धन है पैसे की चिंता से पूरी तरह आज़ाद हो जाना। ये वो आज़ादी है कि कोई वो काम कर सके जो उसे सच में पसंद है, किसी मजबूरी में नहीं। ठीक है, तो अब जब मंजिल साफ है यानी आज़ादी, तो वहां तक पहुंचने का एक नक्शा भी तो चाहिए, है ना? बस यही है हमारा अगला कदम, एक ठोस फाइनेंशियल प्लान तैयार करना। क्योंकि सच तो यह है कि बिना प्लान के बड़े से बड़ा लक्ष्य भी सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाता है। और ये समझना जरूरी है कि ये सफर सिर्फ पैसों का नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक बड़े मकसद का है। जैसा इतिहास के सबसे अमीर लोगों में से एक ने कहा था, अगर मकसद सिर्फ अमीर बनना है तो वो कभी हासिल नहीं होगा। पर क्यों? क्योंकि जब मकसद सिर्फ पैसा होता है ना, तो वो कभी भी काफी नहीं लगता। तो सवाल उठता है, कितनी दौलत काफी है? किताब इसके लिए एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला देती है। इसे एक तरह का फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप समझ लीजिए। किसी की उम्र को उसकी सालाना आमदनी से गुणा करके 10 से भाग दें। इससे एक अंदाजा मिलता है कि नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए। ये बिल्कुल एक टारगेट सेट करने जैसा है और मंजिल तक पहुंचने का ये पहला कदम है। अब आते हैं बजट पर, और ये मॉडल तो कमाल का है। हांगकांग के अरबपति ली का-शिंग का ये मॉडल दिखाता है कि पैसा सिर्फ खर्च और बचत के लिए नहीं है। जरा देखिए, इसमें 20% नेटवर्किंग और 15% सीखने के लिए रखा गया है। क्यों भला? क्योंकि असली दौलत नए लोगों से जुड़ने और नई चीजें सीखने से बनती है। यह सिर्फ बचाने का प्लान नहीं, बल्कि खुद पर समझदारी से इन्वेस्ट करने का ब्लूप्रिंट है। तो प्लान तैयार है, अब उस इंजन को समझने की बारी है जो इस सफर को ताकत देगा, मतलब पैसे को काम पर कैसे लगाया जाए। सबसे पहले तो हमें अपने सबसे बड़े दुश्मन को समझना होगा, और वो है महंगाई। मिल्टन फ्रीडमैन ने बिल्कुल सही कहा था, मुद्रास्फीति बिना कानून के टैक्स लगाना है। ये एक ऐसा अदृश्य टैक्स है जो चुपचाप हमारी बचत की कीमत को खाता रहता है हर दिन। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि सिर्फ पैसा बचाना काफी क्यों नहीं है। यहाँ देखिए, 2004 से 2014 के बीच औसत महंगाई दर थी 8.4%। अब अगर बॉन्ड इंडेक्स को देखें तो उसने सिर्फ 7.8% का रिटर्न दिया, यानी महंगाई से भी कम। लेकिन वहीं सेंसेक्स ने 15.7% का रिटर्न दिया। कितना बड़ा फर्क है। साफ है, बैंक में रखा पैसा अपनी वैल्यू खो रहा था, जबकि इन्वेस्टमेंट उसे बढ़ा रहा था। तो इस महंगाई के दुश्मन को हराने का सुपर हीरो कौन है? उसका नाम है कंपाउंडिंग, यानी चक्रवृद्धि। कहते हैं आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। और आसान भाषा में कहें तो ये वो जादू है जहां पैसा खुद और पैसा कमाने लगता है। और ये फर्क कितना बड़ा हो सकता है, जरा इन नंबरों को देखिए। मान लीजिए कोई अपनी आमदनी का 20% सिर्फ बचाता है, तो 50 की उम्र तक उसके पास करीब 2 करोड़ होंगे। ठीक है, लेकिन अगर उसी रकम को 12% सालाना रिटर्न पर इन्वेस्ट किया जाए तो वो रकम 8 करोड़ से भी ज्यादा हो जाती है। सोचिए, सीधा 4 गुना का फर्क। यही है जल्दी शुरू करने की असली ताकत। तो ये हमें हमारे सफर के आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर लाता है। सिर्फ कमाना नहीं, बल्कि संपत्ति बनाना। अगला कदम है आमदनी के एक से ज्यादा रास्ते बनाना।
करजन भाई पटेल का उदाहरण तो हम सब जानते हैं, जिन्होंने अपनी नौकरी के साथ साथ घर के आंगन से निरमा डिटर्जेंट बनाना शुरू किया था। सोचिए, एक छोटा सा साइड प्रोजेक्ट एक दिन कितना बड़ा साम्राज्य बन गया। और आज की दुनिया में तो ऐसा करना पहले से कहीं ज्यादा मुमकिन है। और अब शायद सबसे जरूरी सबक, एसेट यानी संपत्ति और लायबिलिटी यानी देनदारी का फर्क समझना। ये बहुत आसान है सच में। एसेट जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी जेब से पैसा निकालती है, बस। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, बाकी लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और अक्सर उन्हें एसेट समझ लेते हैं। जैसे कि एक महंगी गाड़ी जो हर महीने पेट्रोल और मेंटेनेंस के नाम पर जेब से पैसा निकालती ही रहती है। तो फिर एसेट बनाने का असली मकसद क्या है? वो है पैसिव इनकम, यानी ऐसा पैसा जो तब भी आता रहे जब कोई एक्टिवली काम नहीं कर रहा हो। जरा सोचिए, ऐसा पैसा जो तब भी बन रहा हो जब कोई सो रहा है या समंदर किनारे छुट्टियां मना रहा है। असल में यही है सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम। और ये पूरी कहानी एक असल जिंदगी के उदाहरण में बहुत शानदार तरीके से सिमट जाती है। एक नाई, जिसे विरासत में एक छोटी सी दुकान मिली, उसने 3 साल तक पैसे बचाकर सिर्फ एक मारुति वैन खरीदी और उसे किराए पर लगा दिया। फिर उस एक वैन से जो कमाई हुई उसे दोबारा इन्वेस्ट किया और धीरे धीरे गाड़ियों का एक पूरा काफिला खड़ा कर दिया। आज उस शख्स के पास 250 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां हैं, जिसमें रोल्स रॉयस भी शामिल हैं। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? वो आज भी अपने पुराने ग्राहकों के बाल काटता है। तो आखिरी और सबसे बड़ी सीख यही है, अमीर बनने का सफर लॉटरी के टिकट के इंतजार से नहीं, बल्कि आज की कमाई को कल की संपत्ति में बदलने के एक प्लान से शुरू होता है। सवाल ये नहीं है कि कोई कितना कमाता है, असली सवाल तो ये है कि कोई अपनी कमाई को अपने लिए कितना काम पर लगाता है। तो सोचने वाली बात ये है, किसी की पहली संपत्ति कौन सी होगी?